हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 207। इससे पहले इस कहानी के 206 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सब ने पढ़ा था। संकल्प थोड़ा सा अपनी जगह से खड़ा हुआ, ऑफिस सिया के करीब थोड़ा सा जाता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर एकदम से बोलता है कि सिया, क्या तुम सच में मुझे तो नहीं मारोगी ना यार? प्लीज़ मैं तुम्हें गले लगा लूँ क्या? मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। तो सिया ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर संकल्प ने भी प्यार से सिया को अपने गले लगा लिया। दोनों ही एक दूसरे के गले लगे थे। सिया की आंखें हल्की सी नम हो जाती हैं। संकल्प सिया के दर्द को महसूस कर पा रहा था। अब देखते हैं आगे। अगले 20 मिनट में वो दोनों ही अपनी गाड़ी में थे। संकल्प बोलता है कि यकीन नहीं आता है कि तुमने मनु के सामने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। थैंक यू सपोर्ट करने के लिए सिया, लेकिन मुझे तुम्हारी एक बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तुमने कहा ना कि तुम्हारे आगे पीछे कोई भी नहीं है। तुमने ऐसे कैसे कह दिए यार कि तुम्हारे आगे पीछे कोई भी नहीं है? मेरी पूरी फैमिली तुम्हारे आगे पीछे है। इनफैक्ट उनके परिवार का सबसे शेर छोरा तुम्हारे आगे पीछे ही तो घूमता रहता है। तो तुमने ऐसे कैसे सोच लिया? सिया बोलती है कि सोच कर नहीं बोल रही थी मैं, बस जो मुंह में आ रहा था ना बस बोले जा रही थी। अब मुझे क्या पता तुम्हें बुरा लग जाएगा। वो तुम्हारे आसपास भटकती है ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बस जल्द से जल्द मुझे प्रूफ ला कर दो, और नहीं लेकर आए ना तो फिर देख लेना, घर से नहीं जाऊंगी, तुम्हारे जान से मार दूंगी तुम्हें, समझे तुम? इतना कहकर तो सिया की आंखों में फिर से हल्का हल्का सा पानी आ गया था, मगर संकल्प के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। संकल्प ने सिया को फिर से प्यार से गले लगाया और फिर उसे दिलासा देते हुए बोलता है कि यार बात बात पर आंखों को क्यों नम कर लेती हो? मैं कह रहा हूँ ना कि तुम्हें जल्द से जल्द प्रूफ लाकर दे दूंगा। सिया बोलती है कि मुझे नहीं पता है मुझे क्यों रोना आता है बात बात पर, लेकिन हाँ ये बात सच है कि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, कुछ भी करो कुछ भी करो, लेकिन ये मनु नाम की प्रॉब्लम मुझे मेरी लाइफ में नहीं चाहिए। जल्द से जल्द इसे हटाओ मेरी लाइफ से। बस तुम, मैं और हमारा परिवार, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। संकल्प ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर सिया का चेहरा थोड़ा सा ऊपर करके उसे किस करने लगता है। अगली सुबह रोहान की आंखें पहले खुल गई थी। उसने रूही को देखा जो उसके बराबर में सुकून से सो रही थी। रूही सोते हुए भी बहुत ज्यादा मासूम लग रही थी। बेशक से वो नींद में थी, लेकिन रोहान की पेशेंस को फील कर रही थी, उसकी प्रेजेंस को फील करती थी। वो इस वक्त उसे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। रोहान धीरे से रूही के पास से उठ जाता है और फिर अंगड़ाई तोड़ता हुआ सीधा बालकनी में चला जाता है। उसके दिमाग में अभी भी बहुत सारी बातें चल रही थी। रोहान जेब में हाथ डालकर ठंडी ठंडी हवाओं को महसूस कर रहा था और तभी उसकी नजर सचदेवा हाउस पर जाती है, जहाँ से निर्भय चुपके से बालकनी से उतरकर नीचे आ रहा था। निर्भय को देखकर अब रोहान का गुस्सा दुगना हो गया था। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर उसने गुस्से में अपनी बाजुओं को फोल्ड किया और फिर जल्दी जल्दी अपने कमरे से निकलकर सीधा गार्डन में आ जाता है। आज वो निर्भय को छोड़ने वाला नहीं था। आज सारा गुस्सा वो उसके ऊपर निकालने वाला था। आज तो वो उससे जरूर पूछ कर रहता कि आखिरकार वो इतना ज्यादा सचदेवा हाउस में क्यों जाता है। जब देखो बस सचदेवा हाउस जाया करता है। रोहान बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था। गार्डन में खड़ा हुआ था। सामने से निर्भय चुप चुपा कर आ रहा था। इस वक्त सुबह के 6 बज रहे थे, इसीलिए दोनों फैमिली में से कोई भी अब बाहर नहीं आ रहा था। बस रोहान और निर्भय ही दोनों गार्डन में थे। निर्भय ने जैसे ही रोहान को गुस्से में देखा तो उसे भी समझते देर नहीं लगी कि रोहान उसे मारने के लिए ही आ रहा है। उसे बस फिर क्या था, निर्भय आगे आगे भाग रहा था और रोहान जो उसके पीछे पीछे भाग रहा था। रोहान काफी ज्यादा गुस्से में पीछे से भागता हुआ बोलता है कि रुक रुक जरा, तेरा रुकना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुझे मैं अभी बताता हूँ। तुझे मैंने पूछा था ना कि आखिर रोज रोज तू सचदेवा हाउस क्यों जाता है, लेकिन तूने मुझे बताया नहीं था ना, और फिर मैंने तुझे वार्न भी किया था कि तू अब कभी नहीं जाएगा, लेकिन तू नहीं माना ना। आज तेरी पिटाई हो जाएगी, तुझे बहुत ज्यादा मारूंगा मैं, तुझे अकल आ जाएगी एक बार में ही, समझा तू? समझा कर थक गया हूँ तुझे। ये रिश्ते बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं, मिनट से पहले ही टूट जाते हैं, लेकिन तू है कि मेरी बातों को सुनता ही नहीं है। आज तो तेरे कान एकदम से खोल दूंगा। तो वहीं निर्भय गार्डन में रोहान के आगे आगे भागता हुआ बोलता है कि अरे अरे मेरी बात तो सुनो यार, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो रोहान, मेरी अकल की गलती नहीं है यार, प्लीज प्लीज मेरे भाई मेरी बात तो सुन ले तू। मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, बहुत बड़ी, इसीलिए बार बार सचदेवा हाउस में जाता हूँ। प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो, तुम फिर जो भी करना चाहते हो कर लेना। रोहान सुनने वाला नहीं था और फिर आज तो वो कुछ भी करके निर्भय पर हाथ साफ करके ही रहता। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। रुद्र अपनी बालकनी में खड़ा हुआ दोनों को देख रहा था और फिर रुद्र के चेहरे पर भी हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसे पूरी बात का तो नहीं पता था, लेकिन उसे लग रहा था कि शायद दोनों ही भाई मस्ती कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे हैं। लेकिन रुद्र नहीं जानता था कि रोहान ने बिना कहे ही उसके कितने
कितनी सारी जिम्मेदारियों को अपने साथ ले लिया था, कितनी सारी जिम्मेदारी वो खुद ही संभाल रहा था। आखिरकार रोहान ने निर्भय को पकड़ ही लिया था और फिर सबसे पहले उसके मुंह पर एक पंच जड़ दिया। निर्भय जो कि जमीन पर जाकर धड़ाम से गिर पड़ता है और रोहान जो उसकी तरफ एक कदम बढ़ता है तो निर्भय फिर से उठकर एकदम से भाग जाता है और फिर बोलता है कि प्लीज़ भाई, प्लीज़ मेरी एक बार बात तो सुन ले, तू प्लीज़ मेरे एक बार बात सुन ले, फिर जो कुछ करना है कर लियो। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर तुम मेरी बात को सुन लोगे ना तो फिर मुझे और ज़्यादा मारोगे। प्लीज़ एक बार मेरी बात को सुन लो, फिर अपना सारा गुस्सा निकाल लेना। इतना कहकर निर्भय एक पेड़ के पीछे चला जाता है और फिर रोहान जो उसे पकड़ने के लिए उस पेड़ के पीछे इधर उधर घूम रहा था, उसे बार बार पकड़ने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार रोहान भी थोड़ा सा थक गया था और फिर वो भी एक जगह पर आकर खड़ा होकर लंबी लंबी सांस लेने लगता है। इतने में ही निर्भय थोड़ा सा आगे आया, लेकिन वो रोहान से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर खड़ा हुआ था। फिर वो हकलाती हुई आवाज़ में बोलता है कि प्लीज़ भाई एक बार बात सुन लो मेरी, प्लीज़। आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर मैं वहाँ पर बार बार क्यों जाता हूँ मैं हर रोज़ वहाँ पर। रोहान बोलता है कि हाँ बता क्या बात है, बता मुझे। तो निर्भय ने कहा कि पहले वादा करो कि मेरी बात को सुनकर मुझे सपोर्ट करोगे, मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, मुझे बिल्कुल भी नहीं मारोगे। तो रोहान बोलता है कि वो तो तेरी बात पर निर्भर करता है ना, तेरी बात पहले सुनूंगा उसके बाद डिसाइड करूंगा। अगर पीटने वाले काम हुए ना तो ज़रूर मारूंगा तुझे, वरना तेरी हेल्प भी कर दूंगा। अब बता जल्दी से। निर्भय थोड़ा सा मुंह बनाकर बोलता है कि काम तो मेरे पीटने वाले ही हैं, लेकिन क्या करूं मैं अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाया। अब मेरी क्या गलती है इसमें। ये सुनकर तो रोहान की आंखें हैरानी से फैल गईं और फिर कहीं ना कहीं उसे निर्भय की बात समझ में भी आ रही थी कि आखिर निर्भय क्या कहना चाहता है। रोहान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में निर्भय को घूर कर देख रहा था। निर्भय थोड़ा सा पीछे हटकर बोलता है कि भाई प्लीज़ मेरी बात सुन लो, प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन लो। मुझे ना निशी बहुत पहले से ही पसंद थी। जब से पहली बार उसे देखा था ना तब से जब तक वो मुझे पता भी नहीं था कि तब मेरी शादी सच में निशी के साथ हो जाएगी, तब से ही मैं उससे प्यार करने लगा था। लेकिन आप लोगों ने भी सगाई करके ही छोड़ दिया यार बीच में। किसी को मेरी परवाह ही नहीं है, किसी को भी मेरे इमोशंस की कोई कदर ही नहीं है। रोहान भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में निर्भय की तरफ देखकर बोलता है कि रुक मत, बता दे तूने क्या क्या कांड किए हैं, बता जल्दी बता। निर्भय भी अपनी बातों को आगे बढ़ाता हुआ बोलता है कि वो उस दिन हम लोग गए थे ना नियति भाभी और रूही भाभी के बर्थडे पर फार्म हाउस, तो बस वहीं पर थोड़ा सा कांड हो गया था हम दोनों के बीच में। उसने मुझे बहुत ज़्यादा रोका था, बहुत ज़्यादा मना किया था, लेकिन मैं रुक नहीं पाया, मुझे ना कंट्रोल नहीं हुआ। और फिर आप तो समझ रहे हो ना, आप खुद ही सोचो कि इतनी खूबसूरत बीवी, मतलब अभी बीवी नहीं है लेकिन बहुत जल्द बन जाएगी ना, इतनी खूबसूरत बीवी हो तो फिर कैसे रुक सकता है कोई। इसीलिए मुझसे थोड़ा सा गलती से कांड हो गया। अगले ही पल निर्भय घुटनों के बल हाथ जोड़कर बैठ गया रोहान के सामने और फिर रोहान को देखकर उम्मीद भरी नज़रों से बोलता है कि भाई सच में गलती हो गई है मुझसे, प्लीज़। उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि जैसे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे उस वक्त खुद को कंट्रोल कर लेता तो शायद इतना बड़ा कांड नहीं होता मुझसे। अब तो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है मुझे खुद पर। मेरा दिमाग पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। पापा शादी के लिए मना कर चुके हैं और फिर बड़े पापा को बड़ी मुश्किल से मैंने पटाया था शादी के लिए, लेकिन मेरी असली पापा ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, पूरा गुड़ गोबर कर दिया है। तो वहीं निशी, उसकी हालत तो रो रो कर बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब दिन रात उसे दिलासा देने के लिए आपके घर पर चला जाता हूँ। अब निशी के बुरे वक्त में मैं उसका साथ नहीं दूंगा तो फिर कौन दूंगा। क्या मैं उसका साथ छोड़ दूं। जो कुछ भी हुआ है उसमें ज़्यादा गलती तो मेरी ही थी ना, निशी की कम गलती थी। तो आप ही बताइए क्या करूं मैं, उसे अकेला छोड़ दूं क्या, उसके आंसुओं को ना पूछूं क्या। ऊपर से आप इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो। इतना कहकर निर्भय एकदम से रुक गया और फिर रोहान ने काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहा कि ऊपर से क्या। निर्भय कुछ नहीं बोलता है और फिर रोहान ने एक बार फिर से गुस्से से चिल्लाकर कहा कि कुछ पूछ रहा हूँ ना तुझसे, ऊपर से क्या, तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ ना, बताना मुझे ऊपर से क्या। क्या तू मुझे ताऊ बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है ना, बता मुझे। तो निर्भय भी अब थोड़ा सा बच्चा सा मुंह बनाकर बोलता है कि कोशिश तो हो गई है ना भाई, अब मैं क्या करूँ। अब तो बस ताऊ बनने की गुड न्यूज़ देनी बाकी है आपको, बाकी आप तो खुद ही समझदार हो। और ये सुनकर तो रोहान की आंखें हैरानी से फैल गई थी और फिर वो एकदम से गुस्से से निर्भय की तरफ बढ़ता है और फिर निर्भय फिर से उठकर जल्दी से भाग जाता है। थोड़ी देर के लिए तो दोनों फिर से एकदम से पकड़म पकड़ाई खेलने लगते हैं। दोनों ही एक दूसरे को आगे पीछे भाग रहे थे। रोहान भी काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है कि कुत्ते, तुझे बिल्कुल भी अकल नहीं है। घर में किसी को भी अगर गलती से भी पता चल गया ना तो फिर तू जानता है ना कि क्या होगा, काट के रख देंगे तुझे, समझा तू। और वो ही क्यों काटे तुझे, पहले तुझे मैं ही काट देता हूँ। निर्भय भी अब आगे भागता भागता बोलता है कि अरे भाई आप अपनी बहन को शादी से पहले ही विधवा करोगे क्या। क्या आप मुझे मार के उसे विधवा कर दोगे, मेरे बिना वो मर जाएगी। वो बहुत प्यार करती है मुझसे, ये बात आप भी अच्छे से जानते
हो ना, निशी को बस मैं ही संभाल सकता हूँ और कोई भी नहीं। मुझे ही जब मार दोगे तो फिर कह रहा हूँ ना, गलती हो गई है तो फिर अब मैं क्या करूँ बताइए। आप कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करना चाहता था मैं, लेकिन मैं क्या करूँ, अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाया। मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, अब गलती का पछतावा भी तो हो रहा है। रोहान बोलता है कि अब तेरे 2-4 थप्पड़ लग जाएंगे ना तो फिर तू अपने इमोशंस को बहुत जल्द ही कंट्रोल करने लगेगा। कुत्ते, उस वक्त मैंने तुझसे पूछा था ना कि तू निशी के पास इतना ज्यादा क्यों जाता है तो हर रात, तब तो तेरे मुंह से आवाज नहीं निकली थी ना। और फिर आज भी मैं तुझे पीटने नहीं आता तो फिर शायद तू मुझे आज भी सच नहीं बताता, अपने दिल में ऐसे ही रखे रहता। मुझे तो यकीन नहीं आता है कि निशी तुझे जिंदगी भर झेलेगी, कैसे रहेगी तेरे साथ। ये सुनकर तो निर्भय थोड़ा सा रुक जाता है और फिर उंगली दिखाकर रोहान को पॉइंट कर बोलता है कि ये मत कहो कि मुझे झेलेगी कैसे, ये कहो कि मैं आपकी बहन को कैसे झेलूंगा। ये तो आप भी जानते हो ना, सचदेवा हाउस में जो सबसे ऊपर पानी की टंकी है ना, वो निशी के आंसू से ही भरी पड़ी है, देख लो जाके आप। अरे 10 बार उसे कह चुका हूँ कि बात खुलेगी तो मैं अपने ऊपर सारा इल्जाम ले लूंगा, किसी की कोई गलती नहीं होगी, लेकिन नहीं, बस रोती रहती है। कैसी रोती हुई लड़की मुझे पसंद आ गई है यार, मेरी ही किस्मत में आग लगी थी, दिमाग तो उसमें भी बिल्कुल नहीं है आपकी तरह। रोहान भी दांत पीसते हुए गुस्से से बोलता है कि मेरी बहन के बारे में ऐसा बोलेगा तू, बताऊं तुझे अभी। तो निर्भय भी थोड़ा सा पीछे हटकर फिर से बोलता है कि प्लीज भाई मान जाओ ना यार, प्लीज माफ कर दो ना, एक मुक्का मार तो लिया है आपने, और कितना मारोगे, अब क्या पुलिस वालों की तरह डंडा बरसाओगे क्या मेरे ऊपर, प्लीज भाई मान जाओ ना, अब आगे से कोई भी गलती नहीं करूंगा। अब सारी गलती मेरी ही तो नहीं है, मतलब मेरी ही है सारी गलती, निशी की गलती बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा स्वीट है, बता रहा हूँ ना, उसने तो मुझे बहुत ज्यादा रोका था, मना किया था, पर मेरी ही सारी गलती है, प्लीज माफ कर दो भाई प्लीज। तो रोहान अब कुछ भी नहीं बोलता है, बस जाकर बेंच पर चुपचाप से बैठ जाता है। और निर्भय ने भी रोहान को देखा तो इशारों में बैठने की परमिशन मांग ली। तो रोहान उसे देख कर बोलता है कि हाँ आजा, मर जा, बैठ जा मेरे पास आकर। तो निर्भय भी जाकर चुपचाप से रोहान के पास में ही बैठ जाता है और फिर धीरे से बोलता है कि कुछ भी करके 1 महीने के अंदर मेरी उससे शादी करवा दो भाई प्लीज, कोई गुड न्यूज होगी ना तो फिर किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा, सब कुछ हैंडल कर लूंगा मैं। तो रोहान ने काफी ज्यादा गुस्से में निर्भय को घूर कर देखा और फिर बोलता है कि मैं ना अपने बाप को मना सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बाप को मनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है यार, और फिर इस प्रॉब्लम के अलावा मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम पहले से ही है, एक प्रॉब्लम वो खड़ी हुई है। और इतना कहकर उसने निर्भय को रूही की तरफ दिखाया जो कि बालकनी में चुपचाप से खड़ी हुई थी। निर्भय बोलता है कि अरे वो तो इतनी ज्यादा स्वीट है, वो कहाँ से प्रॉब्लम हो गई आपके लिए। रोहान बोलता है कि अरे तुझे नहीं पता है, वो एक प्रॉब्लम ही है, और हाँ 100 बात की एक बात, मैं किसी को भी मनाने वाला नहीं हूँ, ना ही मैं किसी के आगे पीछे घूमूंगा, और फिर मेरा डिसीजन किसी को पसंद भी नहीं आएगा सिवाय बड़े पापा के, इसीलिए फिर मैं किसी के सामने हाथ पैर नहीं जोड़ूंगा। एक काम करते हैं, तुम्हारी शादी बाहर करते हैं। और फिर कुछ सोच कर निर्भय बोलता है कि हाँ बाहर ही करते हैं भाई, एक काम करते हैं उदयपुर चलते हैं, वैसे भी निशी का बड़ा ही मन है उदयपुर जाकर शादी करने का, तो वहीं शादी करेंगे, उसका दिल भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। रोहान ने गुस्से में निर्भय को घूर कर देखा और कहा कि साले बाहर का मतलब है जैसे दक्ष की शादी हुई थी ना वैसे ही एक बार शादी हो गई तो फिर सब मान ही लेंगे, सबको मानना ही पड़ेगा। शादी के तुरंत बाद हनीमून पर निकल जाना और फिर उसके बाद जब तुम वापस आओगे ना तब घर वाले अपने हिसाब से खुद ही शादी कर लेंगे, या फिर जिसे भी जो भी पार्टी देनी होगी ना वो दे देंगे। समझ गया ना तू कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक काम करके संकल्प के साथ जाकर पंडित जी से मुहूर्त निकलवा ले और फिर उसी दिन तेरी और निशी के साथ फेरे करवा दूंगा और शादी करवा दूंगा, बाद में जो होगा देखा जाएगा। कम से कम तुम्हारा इतना बड़ा कांड छुप तो जाएगा, किसी के सामने तो नहीं आएगा। निर्भय भी थोड़ा सा गुस्से में बोलता है कि देखो भाई बार बार आप ना कांड मत कहो मेरे प्यार को, मेरा प्यार है, पुराणों में सुना नहीं है आपने गंधर्व विवाह, और मेरा और उसका गंधर्व विवाह ही हुआ है। अब तो रोहान से भी रहा नहीं गया और फिर उसने निर्भय की गर्दन को पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा कि साले करवाता हूँ तुझे गंधर्व विवाह, कुत्ते कमीने, घर में अगर किसी को भी पता चल गया ना तो फिर तेरा स्वयंवर कर देंगे, समझा। तू आया बड़ा, गंधर्व विवाह कांड ही तो कहते हैं इसे, समझा, कांड है कांड, तूने कांड किया है। शादी से पहले ही किसने कहा था कि तुझे निशी के करीब जाने के लिए, बता मुझे। तो रोहान ने 2-3 बार निर्भय को कमर पर जोर से मारा और फिर उठकर बोलता है कि अब किसी को भी ये बात की खबर नहीं होनी चाहिए, समझा। तू बस बंदरों की टुकड़ी को ही पता होगा कि तेरी और निशी की
शादी होने वाली है उसमें भी रूही को इसमें शामिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है। रूही को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए। बस मुहूर्त निकलवाओ और एक छोटा सा बैंक्वेट बुक करो, करवाता हूँ तुम्हारा गंधर्व विवाह। निर्भय अपने सिर को रगड़ता हुआ बोलता है कि लेकिन निशी के अरमानों का क्या होगा रूहान भाई। और फिर रूहान ने बड़बड़ाते हुए कहा कि साले अरमान तो तूने कुचल के रख दिए हैं ना। निर्भय मुंह बनाकर बोलता है कि माफी मांग तो रहा हूँ ना आपसे। तो रूहान ने कहा कि साले अब जो हो गया ना सो हो गया। अगर अच्छे से शादी करोगे तो फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। शादी कर लेते हैं पहले, फिर जहाँ पर निशी कहेगी वहाँ पर रिसेप्शन पार्टी दे देंगे, ओके। और फिर इधर दूसरी बात ये भी सोच ले, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए इस चीज की। अगर वाना सेना को गलती से भी पता चल गया ना कि केक को भी अगर जरा सी भी भनक लग गई तो फिर तुम्हारा ये सुंदर सा चेहरा बिगाड़ देंगे, समझ गया ना तू, तुझे गधा बना देंगे। निर्भय ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर रूहान अंदर की तरफ जाने लगा तो निर्भय ने उसे रोकते हुए प्यार से कहा कि और फिर कन्यादान वो कौन करेगा भाई। तो रूहान ने पलट कर निर्भय की तरफ घूर कर देखा और बोलता है कि साले अरमान अंशिका से करवा देंगे, और कौन करेगा। निर्भय बोलता है कि शिखा माँ को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। क्या उन्हें बुरा नहीं लगेगा। रूहान ने कहा कि बुरा तो सबको लगेगा ना, बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। आखिरकार वो सचादेवा खानदान की इकलौती बेटी है और फिर उसकी शादी कैसे होगी। लेकिन ये भी तो देखना तेरा कांड सबसे ज्यादा बड़ा है। अब या तो ये कांड छुपा ले या फिर सबको खुश करके खुशी दे दे। बता अब क्या करेगा तू, तेरे ही हाथ में रख देता हूँ फैसला। निर्भय बोलता है कि हाँ हाँ समझ गया, कांड ही छुपा लेते हैं पहले, बस किसी को भी बताना मत। आपको पता है, संकल्प को पता है, बाकी किसी को भी ये बात नहीं पता है। भाई प्लीज आप मेरी रिस्पेक्ट को बचा लो। इतना कहकर निर्भय ने हाथ जोड़ लिया और फिर रूहान ने भी अपनी पलकें झपका ली और चुपचाप वहां से अंदर की तरफ चला जाता है। रूहान जब अपने कमरे में आया तो रूही वहां पर नहीं थी। रूहान तैयार हुआ, जैसे ही बाहर जाने को हुआ वैसे ही उसकी टक्कर रूही से होते होते रह जाती है। रूहान एकदम से बोलता है कि क्या हुआ है, वापस क्यों आ गई तुम, नाश्ता नहीं करना है क्या तुम्हें, चलो चलो चलकर नाश्ता कर लेते हैं। तो रूही की आंखें इस वक्त बहुत ही ज्यादा सूजी हुई थी। उसने हल्का सा नाम में अपनी गर्दन हिलाई और फिर चुपचाप से कमरे के अंदर जाने लगती है। तो रूहान ने भी अब रूही को इग्नोर किया और फिर बाहर की तरफ जाने लगता है, लेकिन फिर उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। एक गहरी सांस ली और फिर वापस से रूही के पास आता है। रूही इस वक्त बालकनी में चुपचाप से शांति से खड़ी हुई थी। उसका मन आज सच में बहुत ही ज्यादा उदास था। रूहान उसे देखकर मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोलता है कि यार कितनी पागल बीवी है मेरी, कितनी ज्यादा पागल है ये, अपना ही पति ऐसे किसी को भी थाली में परोस कर दे रही है यार, बेवकूफ बीवी। फिर वो रूही को आवाज लगाते हुए प्यार से बोलता है कि रूही रूही। तो रूही ने भी पलट कर रूहान की तरफ देखा तो रूहान ने कहा कि मेरी टाई बांध दो। रूही तो काफी ज्यादा हैरानी से रूहान की तरफ देखकर बोलती है कि लेकिन आपको तो टाई बांधनी आती है ना। तो रूहान बोलता है कि नहीं नहीं बंध रही है ना, आज मुझसे नहीं हो पा रहा है, टाई मुझसे नहीं बंध पा रहा है, प्लीज बांधो ना तुम। तो रूही ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर अंदर आ गई और फिर रूहान को टाई बांध रही थी। और तभी रूहान रूही के चेहरे को प्यार से देख रहा था। कुछ ही दिनों में ही रूही ने अपनी क्या हालत कर ली थी, रो रो कर उसने पूरा हाल बिगाड़ लिया था। अगर सच में रूहान और रूही का डाइवर्स हो जाता तब तो शायद रूही मर ही जाती और फिर ये बात रूहान अच्छे से जानता था। रूही ने भी टाई बांध दी और फिर रूहान बोलता है कि रूही आज ऑफिस में लंच लेकर आ जाना तुम मेरे लिए, मैं लेट हो जाऊंगा, नाश्ता करके नहीं जाऊंगा, इसीलिए जल्दी से लंच लेकर आ जाना। इतना कहकर रूहान जैसे ही पलटा वैसे ही रूही ने रूहान का हाथ पकड़ लिया और फिर थोड़ा हैरानी से बोलती है कि क्यों, क्या अब नाश्ता भी नहीं करोगे आप, क्या अब तनु के लिए नाश्ता करना भी छोड़ दोगे क्या। इस बार रूही के चेहरे पर हल्की सी नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी और कहीं ना कहीं रूही को अब थोड़ी सी जलन भी हो रही थी। रूहान को रूही के ऐसे बोलने से थोड़ी सी हंसी तो आ रही थी लेकिन वो बिल्कुल भी हंसता नहीं है। फिर वो बोलता है कि मैंने कहा ना कि मैं लेट हो रहा हूँ इसीलिए नहीं करूँगा, अब तुम चुपचाप से लेकर आ जाना। रूही बोलती है कि 2 मिनट लगेंगे, मैं यहीं पर लाकर दे देती हूँ आपको नाश्ता। रूहान बोलता है कि मैंने कहा ना कि मुझे लेट हो रहा है, मैं नाश्ता नहीं कर पाऊंगा और फिर इतनी फिक्र है तो फिर आज लंच लेकर आ जाना ना ऑफिस में। इतना कहकर रूहान चुपचाप वहां से कमरे से बाहर निकलकर चला जाता है और रूही जो नम आंखों से उसे जाता हुआ देख रही थी। दोपहर के वक्त हो चुका था। रूही किचन में खाना बना रही थी। उसे नहीं पता था कि उसकी आने वाली जिंदगी में अब क्या होने वाला है। उसे तो बस बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था रूहान के ऐसे बिहेवियर पर। रूही रूहान को खोना नहीं चाहती थी लेकिन उसने ये गड्ढा अपने लिए खुद ही खोदा था। रूही ने सब कुछ रूहान की पसंद का बनाया हुआ था। उसे खुद नहीं पता था कि वो ये सब कुछ क्यों कर रही है, क्योंकि वो तो रूहान से बहुत ज्यादा गुस्सा थी। लेकिन इतनी आसानी से तो वो रूहान को अपनी जिंदगी से नहीं जाने देती। उसे भी बहुत ज्यादा प्यार था रूहान से, उसका तो रूहान से भरोसा ही उठ गया था। लेकिन रूहान वो तो अपनी रूही को कहीं भी नहीं जाने देता। वो तो बस उसे थोड़ा सा समझदारी के लिए ये सब कुछ कर रहा था। सारा खाना बनाने के बाद उसने अच्छे से पैक किया और तभी वहाँ पर किट्टू
आ जाती है। किट्टू ने रूही की तरफ देखकर कहा कि तुमने आज अकेले ही सारा खाना बना लिया बेटा। तो रूही ने भी किट्टू की तरफ देखकर हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और बोलती है कि हाँ माँ, मैंने सारा खाना बना लिया है। तो किट्टू ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं ड्राइवर से कहकर भिजवा देती हूँ खाना। तो रूही बोलती है कि माँ, मैं आज खुद ही देकर आऊँगी उनको खाना, उन्होंने मुझसे बोला था। तो किट्टू काफ़ी ज़्यादा हैरानी से रूही को देख रही थी और फिर वो हल्की आवाज़ में बोलती है कि तुम्हारी और रोहान की लड़ाई हुई है क्या। तो रूही ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर किट्टू ने कहा कि तो फिर तुम तो कभी भी लंच लेकर नहीं जाती हो ना ऑफिस, तो फिर आज क्यों जाना है बेटा तुम्हें, क्या कोई बात है क्या। तो रूही बोलती है कि नहीं माँ, वो सुबह रोहान मुझसे कह गए थे ना कि अगर आप मना करोगी तो फिर मैं नहीं जाऊँगी, आप किसी से खाना भिजवा दीजिए। तो किट्टू ने कहा कि नहीं नहीं, मैं क्यों मना करूँगी बेटा, जाओ खुशी खुशी जाओ अपने पति को खाना देकर आओ। मैं तो खुद ही हमेशा चाहती हूँ कि तुम और रोहान हमेशा साथ में खुश रहो, जाओ अब देकर आओ खाना। तो रूही ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर एक सर्वेंट को देखकर लंच बॉक्स उठाने का इशारा करती है। सर्वेंट ने भी वो सारे लंच बॉक्स गाड़ी में रखवा दिए और फिर रूही वहाँ से जाने लगती है। तो किट्टू ने उसे रोकते हुए प्यार से कहा कि रूही ने भी पलट कर अब किट्टू की तरफ देखा। तो किट्टू अभी रूही की तरफ ही देख रही थी। उसने उसे देखकर प्यार से कहा कि देखो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता देना, अगर रोहान तुम्हारे साथ कुछ भी गलत कर रहा है, तुम्हें परेशान कर रहा है, तो तुम मुझे खुलकर आकर बता सकती हो बेटा। रोहान की कोई भी गलत बात सहने की जरूरत नहीं है तुम्हें, अगर वो जरा सा भी तुम्हें परेशान करता है तो तुम मुझे बताओ। तो रूही ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। इतना कहकर रूही जल्दी से वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि किट्टू उसे अच्छे से समझती है। किट्टू जरूर उससे पूछेगी कि आखिर उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। अगर थोड़ी देर वो किट्टू से बात करती तो शायद किट्टू भी समझ जाती कि आखिर दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम चल रही है और फिर बहुत ही ज़्यादा बवाल हो जाता घर में। लेकिन इस प्रॉब्लम में रोहान की गलती बिल्कुल भी नहीं थी, सारी गलती तो रूही की ही थी और वो खुद को डिफेंस नहीं कर पाएगी किट्टू के सामने। और फिर रूही जल्दी से लंच लेकर ऑफिस चली जाती है। हालांकि उसे खुद भी नहीं पता था कि आखिर उसके दिमाग में अभी चल क्या रहा है, लेकिन कुछ भी था, रोहान को वो खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। रोहान को लेकर अब रूही के दिल में बहुत ही ज्यादा इनसिक्योरिटी फील हो रही थी। तो रोहान भी अपने कैबिन में बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था, अपने हाथ लैपटॉप पर चला रहा था। तभी उसका फोन वाइब्रेट होता है। रोहान ने फोन रिसीव किया और फिर बात करने लगता है और तभी रूही ने भी कैबिन का दरवाजा खोला। तो रोहान ने जब रूही को वहां पर देखा तो उसे देखकर अंदर आने का इशारा किया। रूही भी अब धीरे धीरे कदमों से अंदर की तरफ आ जाती है, लेकिन तभी उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वहीं सोफे पर तन्वी आराम से बैठी हुई मुस्कुरा रही थी, जिसने सुर्ख लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और इसमें दोहराए बिल्कुल भी नहीं थी कि तन्वी इस वक्त लाल साड़ी में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। लाल लाल कलर की लिपस्टिक लगाई थी, गहरा गहरा आंखों में काजल, खुले खुले बाल। तन्वी को रोहान के कैबिन में देखकर रूही की आंखें एकदम से भर आई थी और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ गया था। रोहान ने भी फोन कट किया और फिर रूही की तरफ देखकर बोलता है कि इतनी देर से क्यों आई तुम। रूही कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस एक नजर तन्वी को देखती जो उसके चेहरे पर एकदम से डेविल सी मुस्कुराहट लिए रूही की तरफ ही देखे जा रही थी। और फिर उसने रोहान की तरफ घूर कर देखा, अगर वो जरा सा भी रूही का सपोर्ट कर देता तो शायद वो रोहान के गले लगकर अभी बहुत तेज तेज से रोने लगती, मगर रोहान तो जानबूझकर उससे रूड बिहेव कर रहा था। रोहान ने ऐसा नहीं किया और फिर रूही की तरफ देखकर थोड़ा सा गुस्से से बोलता है कि कुछ पूछ रहा हूँ ना तुमसे, इतनी देर से क्यों आई तुम। तो रूही ने भी अपनी आंखों के आंसू को स्ट्रिक्टली हैंडल किया और फिर भरे हुए गले से थोड़ा सा हिम्मत करते हुए बोलती है कि वो आपकी पसंद का खाना बना रही थी ना, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया, बनाते बनाते थोड़ा सा टाइम लग गया, आपने खाना खा लिया क्या। तो रोहान अभी रूही की आंखों में दर्द साफ देख रहा था, उसे इस वक्त रूही के लिए बुरा भी लग रहा था। फिर उसने एक बार तन्वी की तरफ देखा और बोलता है कि तन्वी, हम बाद में मिलते हैं, अभी मुझे अपनी बीवी से कुछ बात करनी है, तो तुम अभी बाद में आ जाना। तन्वी भी खड़े होकर पूरे स्टाइल में रोहान की तरफ देखकर बोलती है कि क्या बात करनी है, मेरे सामने ही कर लो ना रोहान, वैसे भी कुछ दिनों के बाद तो मैं और तुम हमेशा के लिए एक होने वाले हैं, हम दोनों ही जल्द से जल्द शादी करने वाले हैं। यह सुनकर तो रूही ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी और फिर उसे बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी, उसकी आंखों के आंसू एकदम से बह गए थे। वो वहां से जाना चाहती थी, जैसे ही वो जाने के लिए एकदम से पलटी तो वैसे ही रोहान ने उसकी कलाई पकड़ ली और फिर तन्वी की तरफ देखकर थोड़ा सा गुस्से से बोलता है कि तन्वी, मुझे बात दोहराने की आदत बिल्कुल भी नहीं है, इस वक्त तुम मेरे ऑफिस में हो इसीलिए तुमसे ठीक से बात कर रहा हूँ, तुमसे कह दिया ना कि तुमसे बाद में बात करूंगा तो मतलब बाद में करूंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ मेरे घर के बड़ों को ये पता चले कि तन्वी इस वक्त मेरे कैबिन में बैठी हुई है, और फिर इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चुपचाप से चली जाओ, शाम को मिलता हूँ तुमसे, शाम को बात होगी, जो भी बात करनी होगी। तन्वी बोलती है कि मिलोगे ना शाम को पक्का। तो रोहान
उसकी तरफ देखकर थोड़ा सा गुस्से से बड़बड़ाते हुए बोलता है कि हाँ मिलूंगा, अब जाओ यहाँ से चुपचाप। तन्वी भी अब रूही के सामने आती है और फिर उसके दर्द को इग्नोर करते हुए थोड़ा सा एक्टिंग करते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। रूही, तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। रूही, कभी भी नहीं भूलूंगी तुम्हारे इस एहसान को। तुम्हारी वजह से ही जिंदगी मिली है मुझे दोबारा, तुम्हारी वजह से ही मैंने खुश होना सीखा है, तुम्हारी वजह से ही मैं फिर से जीना सीख गई हूँ। रूही, तुम ना बहुत ही अच्छी हो। रूही ने तन्वी को कुछ भी नहीं कहा, बस चुपचाप से उसकी बातें सुनती रहती है। एक बार फिर से एक किलर सी लुक दी और फिर तन्वी वहां से चुपचाप से चली जाती है। रोहान से बोलती है कि मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। इतना कहकर तन्वी चुपचाप वहां से चली गई और फिर उसके जाते ही रोहान ने रूही का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और फिर रूही जो सीधा रोहान के सीने से जा लगती है। अब रूही से भी अपने आंसू कंट्रोल नहीं हो रहे थे, उसका दर्द उसके आंसुओं की तरह बह रहा था, उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। रोहान को तन्वी के इतना नजदीक जाता हुआ देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है और फिर रोहान ने भी अपनी बाहें रूही पर कस दी। दोनों में से अभी कोई भी एक दूसरे से बोल नहीं रहा था। रोहान चाहता था कि रूही खुद ही कह दे कि उसकी गलती हो गई है, उसने बहुत बड़ी गलती करी है, उसे कोई बात छुपानी नहीं चाहिए थी रोहान से। लेकिन रूही अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी, बस अपने आंसू बहाए जा रही थी। वो मान चुकी थी कि रोहान उसे छोड़कर तन्वी के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाना चाहता है। कहीं ना कहीं वो तन्वी के साथ बहुत ज्यादा खुश है, उसके साथ अपनी जिंदगी बिताएगा। वैसे भी तन्वी की पर्सनैलिटी रूही की पर्सनैलिटी के आगे थोड़ी सी ज्यादा अच्छी लग रही थी। रूही ज्यादातर सिंपल से कपड़ों में ही रहती थी, बहुत सिंपल रहती थी, जबकि तन्वी बहुत ही ज्यादा अच्छे से तैयार होती थी, बहुत ही ज्यादा हाई क्लास मेकअप करती थी, इसीलिए तन्वी रूही से ज्यादा खूबसूरत लगती थी। लेकिन रूही को ये नहीं पता था कि रूही तन्वी से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। वो तो बस अपनी खूबसूरती को बस सिंपल सी चीज में ढाले रहती थी, कहीं ज्यादा मासूम थी, कहीं ज्यादा अच्छी थी और बहुत ज्यादा सीधी थी। सबसे बड़ी बात, रोहान के दिल पर कब्जा करके बस रूही इसी सारी चीजों से ही तो बैठी थी। 10 मिनट रोने के बाद रूही की हिचकियां एकदम से स्टार्ट हो जाती हैं और फिर रोहान जो रूही की कमर को हल्का हल्का सा रब करता रहता है और फिर उसने टेबल से पानी का गिलास उठाया और फिर रूही के होठों पर लगा दिया, उसे पानी पिलाने लगता है। रूही ने भी अब रोहान के हाथों से पानी पी लिया और फिर रोहान जो कि रूही को संभालता हुआ सोफे तक लेकर आ जाता है। रोहान ने सोफे पर रूही को अच्छे से बैठाया और फिर रूही का लाया हुआ लंच एकदम से खोल दिया। उसने देखा तो सारी रोहान की फेवरेट डिशेस बनी थी। रूही ने बहुत अच्छे से रोहान की पसंद का खाना बनाया था। रोहान के चेहरे पर तो हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन रूही के आंसू देखकर वो एकदम से मुस्कुराहट गायब हो जाती है। उसे रूही के लिए वैसे रोता हुआ देखकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वो अपने हाथों से रूही को खाना खिलाने लगता है। रूही ने भी अब इनकार नहीं किया, चुपचाप से उसके हाथों से प्यार से खाना खाने लगती है। खाना खाने के बाद रूही हल्की आवाज में बोलती है कि आप भी खा लो ना, क्या मुझे ही खिलाते रहोगे? तो रोहान ने भी अब थोड़ा सा खाना खाया, क्योंकि उसका दिमाग पहले ही कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खराब था, उसका दिमाग तो पहले से ही कहीं और था। रूही ने अब जोर देते हुए फिर से कहा कि थोड़ा सा ही खाया है आपने, अच्छा नहीं बना है क्या? तो रोहान बहुत ही प्यार से बोलता है कि नहीं, बहुत अच्छा खाना बना है, पर मेरा मन नहीं हो रहा है, मैंने सुबह बहुत ही हैवी नाश्ता कर लिया था ना, इसीलिए भूख नहीं लगी है मुझे, छोड़ दो, जब भूख लगेगी ना इसे खा लूंगा आराम से, तुम ना फिक्र मत करो। रूही ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर एकदम से सोफे से उठ जाती है। वो चुपचाप से कैबिन से जाने लगती है, लेकिन तभी कैबिन का दरवाजा खुला ही था कि तभी रोहान बोलता है कि जाना चाहती हो तुम? तो रूही की आंखों में एक बार फिर से पानी आ गया था और उसे ऐसा लग रहा था कि बस एक बार रोहान उसे गले लगाकर उससे पूछ ले। उसने पलट कर रोहान की तरफ देखा और फिर हल्की सी ना में अपनी गर्दन हिला दी। तो रोहान बोलता है कि तो फिर बैठ जाओ ना, क्यों जा रही हो, साथ में ही घर चलेंगे। रूही को थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था रोहान का इतना ज्यादा केयर करना। वो वापस से सोफे पर आ जाती है और आराम से बैठ जाती है। रोहान भी अपने काम में बिजी हो गया था। रोहान चाहता था कि रूही अभी भी उसे सच बता दे, सारी बातें अपने दिल की बता दे, उसे बता दे कि उसकी रिपोर्ट में क्या आया है, जिसकी वजह से उसके दिमाग में ये सारी उल्टी पुल्टी चीजें चल रही, उसके दिमाग में भी क्या चल रहा है। लेकिन रूही ने कुछ भी नहीं बताया रोहान को। रूही वहीं पर रोहान के कैबिन में ही सोफे पर बैठे बैठे सो जाती है और फिर रोहान जो अपने काम में बहुत ही ज्यादा बिजी लग रहा था। रात के करीब 8 बजे का समय हो रहा था। रोहान ने एक अंगड़ाई तोड़ी तो देखा रूही वहीं सोफे पर आराम से बैठे बैठे ही सो गई है। रोहान उठकर रूही के पास गया और फिर उसके बालों को हल्का सा सहलाते हुए प्यार से बोलता है कि जैस्मिन, जैस्मिन उठो, देर हो गई है, चलो घर नहीं चलना है क्या? तो रोहान के 2 बार हाथ लगाने से रूही भी उठ जाती है और फिर रोहान ने उसे चलने का इशारा किया और फिर रूही भी जल्दी से लंच को उठाकर रोहान के पीछे पीछे चली जाती है। थोड़ी देर
देर के बाद दोनों ही गाड़ी में आकर बैठे हुए थे। दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा खामोशी थी, कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। रोहान रूही के बोलने का वेट कर रहा था। वो बहुत देर से ये सोच रहा था कि कब ये बताएगी। रोहान भी इतना ज़्यादा जिद्दी था, उसने खुद से बात करने की एक बार भी कोशिश नहीं करी थी, बस रूही की चुप्पी तोड़वाना चाहता था। और फिर वहीं रूही तो ये बात मानकर पहले से ही बैठ चुकी थी कि रोहान की खुशी तन्वी में है और वो तन्वी के साथ शादी करके खुश रहना चाहता है। हालांकि वो नहीं जानती थी कि उसे कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है, मगर वो अपने दर्द को छुपा रही थी। फिर भी उसने रोहान की खुशियों के बारे में ही सोचा, अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचा। उस लड़की को इतनी भी समझ में नहीं आ रही थी कि रोहान की खुशी तो उस लड़की से ही शुरू होती है और फिर उस पर ही खत्म होती है। रूही सच में बहुत ही ज़्यादा सीधी थी। दोनों ही अब ट्रैफिक में फंसे हुए थे। तभी रोहान का फ़ोन वाइब्रेट होता है। फ़ोन किसी और का नहीं था, तन्वी का ही आ रहा था। रोहान का सिर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। रोहान ने फ़ोन देखा और फिर रिसीव करते हुए कहा कि बोलो। इधर दूसरी तरफ से तन्वी की आवाज़ आती है कि रोहान, मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतज़ार कर रही हूँ और तुम हो जो अभी तक आए नहीं। कहाँ पर हो तुम? तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम आज शाम को मुझसे ज़रूर मिलने के लिए आओगे, तो फिर तुम देखो ना अभी तक नहीं आए। कहाँ पर हो तुम? जल्दी आओ ना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मैं पागल हो जाऊँगी तुम्हारे बिना। मेरा सिर बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा है। मेरा मन करेगा तो फिर मैं यहाँ से उठकर सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ दूँगी, सारी चीज़ें फेंक दूँगी यहाँ से। रोहान प्लीज़ प्लीज़ एक बार आ जाओ मुझसे मिलने के लिए। रोहान, मेरा जी घबरा रहा है, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। रोहान का मन तो ऐसा कर रहा था कि जैसे अभी फ़ोन उठाकर बाहर ही फेंक दे गुस्से में, लेकिन उसने रूही के सामने रिएक्ट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं समझा। जबकि रूही की आंखों में एक बार फिर से पानी आ गया था और दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। उसने अपना चेहरा विंडो की तरफ गुस्से से घुमा लिया और फिर अपने मन में ही बड़बड़ाने लगती है। रोहान का दिमाग तो अभी पहले से ही बहुत ज़्यादा खराब हो रहा था और फिर एक तो पहले ही वो नील की टेंशन इतनी ज़्यादा ले रहा था और ऊपर से उसकी बीवी ने इतना ज़्यादा रायता फैला दिया था, इतना ज़्यादा उसे परेशान कर दिया था। और फिर अब रूही उस रायते के बारे में बात करना भी जरूरी नहीं समझ रही थी। रोहान को एक बार सच बताना जरूरी नहीं समझा। रोहान ने भी गहरी सांस ली और फिर तन्वी को प्यार से समझाते हुए कहा कि अब क्या करोगी मिलकर, क्या फ़ायदा है मिलकर तन्वी, तुम ना एक काम करो, कल सीधा शादी में ही आ जाओ, वहीं पर हम दोनों की मुलाकात हो जाएगी। यह सुनकर रूही को बहुत ज़्यादा हैरानी हुई, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं और फिर दिल एकदम से जैसे बैठा जा रहा था। उसने पलटकर हैरानी से रोहान की तरफ देखा लेकिन कुछ भी नहीं कहा। अचानक से ही उसकी हिचकियाँ स्टार्ट हो गई थी। वो जोर जोर से हिचकियाँ लेने लगी, जिसका साफ मतलब ये था कि वो इस वक्त इस बात को पचा नहीं पा रही थी। इधर दूसरी तरफ तन्वी के चेहरे की मुस्कुराहट तो जैसे और भी ज़्यादा बड़ी हो गई थी। वो बोलती है कि ये क्या कह रहे हो रोहान, मुझे अपने कानों पर तो यकीन ही नहीं हो रहा है। क्या सच में हमारी शादी होने वाली है? रोहान बोलता है कि वही जो तुमने सुना है, कल शादी में आ जाओ। और फिर मैं कैसे बोलूँ तुम्हें? क्या तुम्हें सुनाई देना कम हो गया है क्या? अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ ना, एक्साइटेड हो जाएगा, शादी से पहले ही विधवा हो जाओगी तुम। इतना कहकर उसने जल्दी से फ़ोन कट कर दिया और फिर फ़ोन को बहुत ही ज़्यादा गुस्से में घूर कर बैक सीट पर फेंक दिया। तो वहीं रूही जो बहुत तेज से हिचकियाँ पर हिचकियाँ लिए जा रही थी और रोहान ने भी उसे एक बार भी शांत कराने की कोशिश नहीं करी थी, क्योंकि रोहान तो बस ये चाहता था कि जल्द से जल्द रूही अपने मुंह से सारी सच्चाई बता दे। रोहान बस कंटिन्यू अपनी ड्राइव कर रहा था। उसने अपनी स्पीड एकदम से बढ़ा दी और रूही की आंखें इस बार झर झर करके आंसू बहाने लगती हैं, लेकिन रोहान को जैसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। 20 मिनट के बाद रोहान ने गाड़ी प्रताप हाउस के बाहर आकर रोकी। फिर उसने रूही की तरफ देखा और फिर पानी की बोतल पकड़ाते हुए कहा कि आदत डाल लो रूही, अब तुम्हें इस हिचकियों को अकेले ही हैंडल करना पड़ेगा। हमेशा तो तुम्हारे पास मैं नहीं रहूँगा ना, जो तुम्हें शांत करवाऊँगा, इसीलिए अब खुद को शांत करवाने की हिम्मत अपने अंदर कर लो। इतना कहकर रोहान बहुत ही गुस्से में गाड़ी से नीचे उतरकर सीधा अंदर की तरफ चला गया। उसका दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। उसने तो रूही से शादी ये सोचकर की थी कि उसे रूही से समझदार लड़की शायद कहीं भी नहीं मिलेगी। रूही बहुत ज़्यादा समझदार है, बहुत ज़्यादा सीधी है और बहुत अच्छी और क्यूट भी है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी ओवर मासूमियत के चलते वो अपनी ही ज़िंदगी का मजाक बना लेगी। ऐसे कोई भी आएगा और फिर उसे बेवकूफ़ बनाकर चला जाएगा। रोहान सीधा अपने कमरे में गया और फिर उसने पानी का ग्लास उठाया और फिर उसे जल्दी से एक ही सांख में पी जाता है। उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा खराब हो रहा था इस वक्त रूही के ऊपर। रूही के आंसू उसे बिल्कुल भी देखे नहीं जा रहे थे, लेकिन शायद आज आखिरी बार रूही रो रही थी। इसके बाद तो शायद कल से उसे सब कुछ सच पता ही चल जाता। रोहान खुद ही उसे सब बताने वाला था। रोहान ने खुद से कहा कि यार सच कहा है किसी ने, बीवी सीधी हो या फिर टेढ़ी हो, लेकिन झुकना तो पति को ही पड़ता है। अब क्या करूँ, मुझे ना झुकना ही पड़ेगा इसके सामने, मर जाएगी लेकिन सच नहीं बताएगी। ये रो रो के अपनी
हालत पूरी तरह से खराब कर लेगी, लेकिन मुझसे बात नहीं करेगी, मुझे आकर एक बार भी सच नहीं बता सकती है। पता नहीं सारी दुनिया में मुझे यही क्यों पसंद आई, क्यों पसंद कर लिया मैंने इस लड़की को, बेवकूफ़ कहीं की। तो वहीं दूसरी तरफ रूही की तो जैसे दुनिया ही लुट गई थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ ये सब कुछ हो क्या रहा है और क्या नहीं हो रहा है। वो धीरे धीरे अब गार्डन से होते हुए चुपचाप से कमरे के अंदर आ जाती है। रोहान जो कि बालकनी में शांति से खड़ा हुआ अपने फ़ोन पर किसी से बातें कर रहा था। रूही की हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी, अब तो उसके अंदर जरा से भी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो सीधा जाकर बेड पर लेट जाती है और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। ना वो रो रही थी और ना ही कुछ रिएक्ट कर रही थी, बस चुपचाप से बेजान चीज की तरह लेटी हुई थी। उसके दिल की धड़कनें बहुत ही तेज से बढ़ रही थी। तो वहीं रोहान भी अब फ़ोन पर निर्भय को इंस्ट्रक्शन देता हुआ बोल रहा था कि यार सारी तैयारी हो गई है ना, किसी भी चीज़ की कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि हाँ हाँ भाई, सारी तैयारी आराम से हो गई है, लेकिन मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है भाई, अगर मम्मी पापा को पता चल गया ना तो मार देंगे मुझे। तो रोहान बोलता है कि जब कांड किया था, सॉरी, जब तूने गंधर्व विवाह किया था तब नहीं सोचा था एक बार भी कि मम्मी पापा मार देंगे तुझे, तेरी बहुत ज़्यादा पिटाई करेंगे, तब भी एक बार सोच सकता था ना। तो निर्भय मुंह बनाकर बोलता है कि यार बात बात पर ऐसे ताने क्यों मारते हो आप, सच तो कह रहा हूँ ना, उस वक्त बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इमोशनलेस हो गया था। रोहान ये बात को इग्नोर करते हुए बोलता है कि अच्छा अब जो हो गया सो हो गया, देखा जाएगा, मम्मी पापा को भी देख लेंगे, तुम बस मुझे ये बताओ कि जो कहा था वो सब कुछ कर लिया है तूने या फिर नहीं, सब कुछ रेडी है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना। निर्भय बोलता है कि हाँ हाँ भाई सब कुछ रेडी है, लेकिन निशी वो नहीं मान रही है, वो बहुत ज़्यादा रो रही है, उसका क्या करूँ मैं, उसे कैसे मनाऊँ। रोहान बोलता है कि मैं निशी से खुद ही बात कर लूँगा, बाकी बंदरों की टुकड़ी को तू सारा सच बता दियो, ओके। तो निर्भय ने कहा कि हाँ हाँ सबको बता दिया है मैंने और फिर सब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं। रोहान बोलता है कि हाँ हाँ साले, उल्टा सीधा काम करके तो सब लोग एक्साइटेड हो ही जाते हो, साले सब के सब उल्टे सीधे ही हो क्या। इतना कहकर रोहान ने फ़ोन को कट कर दिया और फिर पलट कर रूही की तरफ देखा, जो कि बेड पर आंखें बंद किए हुए चुपचाप से लेटी हुई थी। रोहान को अब उसके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा आया और फिर रोहान अंदर आता है, रूही को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर किया और फिर उसके माथे को प्यार से चूमा और कमरे से बाहर निकल गया। इस वक्त उसे निशी से बात करनी थी। रोहान के जाते ही रूही ने अपनी आंखें खोली और फिर उसकी आंखें हल्की हल्की सी भीग गई थी। रोहान सीधा घर से निकलकर सचादेवा हाउस पहुंचता है। सब आराम से बैठकर डिनर कर रहे थे। रोहान घर में जब आता है तो सबसे पहले अंशिका की नज़र रोहान के ऊपर जाती है। अंशिका जल्दी जल्दी से रोहान के पास जाने लगती है, तो रोहान भी अंशिका की तरफ देखते हुए बोलता है कि यार आराम से आओ, अकेली नहीं हो तुम अब। तो अंशिका भी थोड़ा सा मुँह बनाकर बोलती है कि हाँ हाँ भाई जानती हूँ, आपका भांजा भी मेरे साथ है या फिर शायद आपकी भांजी मेरे साथ है, लेकिन हाँ आपको देखकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी ना, मुझसे रुका नहीं गया, इसीलिए जल्दी जल्दी से आपके साथ मिलने के लिए आपके पास आ गई। इतना कहकर उसने जल्दी से रोहान पर अपनी बाहें लपेट दी और उसे गले लग जाती है। तो रोहान ने भी अब बहुत ही प्यार से अपनी बहन को गले लगाया और फिर उसके बालों को चूमकर प्यार से बोलता है कि अरमान ठीक है ना, कहीं तुमने उसका भरता तो नहीं बना दिया है, आजकल तो मिलता भी नहीं है और ना ही फ़ोन भी नहीं करता है मुझे, कहाँ चला गया है ये। अरमान भी तब तक रोहान के पास आ जाता है और फिर उसने भी अपने दोनों ही बाहें फैला दी और फिर रोहान को प्यार से अपने गले लगाकर कहा कि तुम्हारी बहन के साथ रहना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मारती है, बहुत ज़्यादा ताना देती है, अब थोड़ी थोड़ी सी आदत भी पड़ जाएगी मेरी। और फिर इतने में ही अंशिका ने अरमान की बाजू पर एक खींचकर पंच मारा और फिर घूरने लगती है। तो अरमान ने भी अब अंशिका की शिकायत करते हुए रोहान से कहा कि देखा आपने अपनी बहन को, कैसी हो गई है ये, बात बात पर मुझे इतना ज़्यादा मारती है ये, पहले मेरा भाई छीन लिया इसने मुझसे, फिर मेरी माँ को भी छीन लिया मुझसे और फिर मेरे पापा को भी छीन लिया है। इनफैक्ट ये लड़की जब से हमारे घर में आई है ना, इसने धीरे धीरे करके सब कुछ छीन लिया है, मेरा तो जीना हराम कर दिया है इस लड़की ने। अंशिका तो बस अभी अरमान को गुस्से से घूरे जा रही थी और फिर मन ही मन बड़बड़ा रही थी, जैसे अपने मन में कह रही हो कि तुम जरा सा कमरे में चलो, फिर तुम्हें बताऊंगी, तुम्हारे हाथ पैर न तोड़े ना तो मेरा नाम भी अंशिका प्रताप सिंह नहीं। इतने में शिखा, जो कि डाइनिंग टेबल पर शोभित को खाना परोस रही थी, वो प्यार से बोलती है कि अब क्या वहीं पर खड़ा रहेगा तू, यहाँ पर नहीं आएगा क्या, अपने माँ बाप से भी नहीं मिलेगा। रोहान भी जल्दी से आगे आता है और फिर शोभित के पास बैठ जाता है। शोभित भी खाना खाते हुए प्यार से बोलता है कि आज यहाँ पर कोई खास काम
काम है क्या जो तू यहाँ पर इतनी रात को आ रहा है? तो रोहान बोलता है कि नहीं पापा, खास काम तो कुछ भी नहीं है, बस इतना कहकर उसने शोभित की थाली में से एक बाइट लिया और फिर खाना खाने लगता है। दोनों ही बाप बेटा एक ही थाली में आराम से बैठकर खाना खाने लगते हैं। शोभित बहुत ही प्यार से रोहान की तरफ देखकर बोलता है कि लेकिन बिना काम के तो तू यहाँ पर आता नहीं है, मुझे अच्छे से पता है। सच सच बताओ कि क्या काम है, किस काम के लिए आए हो? यह मत समझना कि तुम रुद्र का बेटा है तो फिर मैं तेरी फितरत से वाकिफ नहीं हूँ, मुझे भी तेरी एक एक फितरत मालूम है। बिना काम के तू यहाँ पर नहीं आया होगा, समझा तू? वैसे भी तू अजय के साथ जो प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहा है ना, उसके चलते तेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं रहता है, ये मुझे पता है। और तो फिर हो ना हो यहाँ पर तू किसी ना किसी काम से तो जरूर आया होगा। तो रोहान ने भी अब अपने पापा की थाली में से एक और रोटी का टुकड़ा लिया और फिर उसे सब्जी में लगाकर प्यार से खाया और फिर उसे चबा कर बोलता है कि अरे पापा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं किसी काम से ही यहाँ पर आऊँगा? क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ? क्या ये मेरा घर नहीं है? क्या ये मेरा परिवार नहीं है जो मैं यहाँ पर बिना काम के नहीं आ सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ? आप मुझे आज बता ही दीजिए। वैसे निशी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, घर पर नहीं है क्या? तो शोभित का माथा एकदम से खनकता है। उसने रोहान की तरफ देखकर अपनी एक ऐब्रो चढ़ाया और कहा कि तो तुम निशी से मिलने के लिए यहाँ पर आए हो? इतने में ही शिखा ने भी अब शोभित की बाजू पर हल्का सा हाथ मारा और फिर बोलती है कि हो क्या गया है आपको? हमेशा बात बात पर बच्चों से इतना ज्यादा सवाल जवाब क्यों करते रहते हो कि बच्चा ठीक से खाना भी ना खाए? क्यों आए, कब आए, किस लिए आए, किससे मिलने के लिए आए? तो निशी से मिलने के लिए आया है या फिर नहीं मिलने के लिए आया है? एक तो इतने दिनों के बाद यहाँ पर आया है और फिर ऊपर से आपके सवाल। मेरे बच्चे को अच्छे से खाना भी नहीं खाने देते हैं। शिखा ने कहा कि आप अब मेरे बच्चे को अच्छे से खाना खाने दीजिए प्लीज, समझे आप? इतना कहकर शिखा ने अपना प्यार एक कटोरी में अच्छे से परोसा और फिर रोहान की तरफ बढ़ा दिया। रोहान ने देखा तो वो गाजर का हलवा था। रोहान ने गाजर के हलवे की कटोरी जल्दी से उठाई और फिर एक चम्मच ली और फिर बोलता है कि अच्छा, मैं भी तो यही सोचूं कि मैं एकदम से कैसे आ गया यहाँ पर। मुझे हलवा बुला रहा था, जैसे लग रहा था कि आज हलवा माँ के हाथों का खाना मेरे किस्मत में लिखा हुआ था, इसीलिए मेरे कदम अपने आप ही यहाँ पर आ गए। और तभी अंशिका भी डाइनिंग टेबल पर आकर आराम से बैठकर बोलती है कि माँ ने तो हलवा प्रताप हाउस बेबी भिजवाया था ना, क्या आपको मिला नहीं? तो रोहान के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और फिर आखिरकार उसे दो माँ का प्यार जो मिल रहा था उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। इतने में ही शोभित फिर से बोलता है कि अब बताओगे क्यों यहाँ पर आए हो या फिर नहीं? रोहान हलवा खा चुका था और फिर वो बोलता है कि बताया तो है आपसे, निशी से मिलने के लिए आया हूँ। वैसे भी आप सबके साथ खाना क्यों नहीं खा रही है वो आजकल? क्या बात क्या है, आजकल यहाँ पर दिखाई भी नहीं देती है? अंशिका बोलती है कि उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है ना, इसीलिए खाना अपने कमरे में ही खाती है। रोहान अच्छे से जानता था कि आखिर उसे हुआ क्या है। तो रोहान ने भी अब थोड़ा सा नैपकिन से अपने हाथ को पोंछा और फिर बोलता है कि ठीक है माँ, मैं उससे मिलकर आता हूँ, देख कर आता हूँ कि आखिर मेरी बहन को क्या हुआ है, क्या बीमारी लग गई है उसे। सब ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर रोहान जो कि कमरे की तरफ जाने लगता है। अरमान भी थोड़ा सा हैरान था क्योंकि वो अभी तक नहीं जानता था कि निर्भय ने यह कांड किया है और रोहान ने अरमान को बताया भी नहीं था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो किसी को भी ये सारी बातें बताकर सबके सामने शर्मिंदा करे निर्भय को। कहीं ना कहीं अरमान निशी का सगा भाई था, इसीलिए वो ज़्यादा रिएक्ट करता और फिर रोहान उससे ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो दोनों का ही भाई था, दोनों को ही सपोर्ट करना चाहता था। उसकी जिम्मेदारी दोनों तरफ से थी और फिर उसे जो समझ में आ रहा था वो वही कर रहा था। उसने एक बार भी ना अरमान से ये बात बताई थी कि निशी शायद प्रेग्नेंट हो गई है और ना ही घर में और किसी को बताने दी थी। एक बार दोनों की शादी हो जाती तो फिर शायद सब कोई ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट भी कर लेता। तो रोहान अभी सीधा निशी के कमरे के बाहर आ चुका था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो निशी को कैसे समझाएगा, कैसे बात करेगा। और फिर आखिरकार हर लड़की का सपना यही होता है कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन बने और फिर उसकी फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव सब उसकी शादी को एंजॉय करें, सबके सामने उसकी शादी हो और खुशी खुशी वो अपने घर से विदा हो। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी कि रोहान को निशी की शादी अब ऐसे ही करनी पड़ रही थी। तो रोहान ने भी एक गहरी सांस ली, अपने आप को कंट्रोल किया और फिर सीधा निशी के कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। उसने देखा तो निशी अभी सामने प्रेगनेंसी किट लिए खड़ी हुई थी और बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रही थी। जैसे ही उसने रोहान को वहाँ पर देखा वो एकदम से डर जाती है। उसने जल्दी से प्रेगनेंसी किट अपने पीछे छुपा ली और फिर रोहान ने भी एक कदम आगे बढ़ाया तो निशी के आंसू एकदम से बहने लगते हैं। रोहान निशी के करीब किया और फिर निशी जो कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस डरी सहमी से रोते हुए उसे देख रही थी, अपने आप को गुनाहगार समझ रही थी, अपने आप में अंदर ही अंदर खुद को मार रही थी। रोहान ने भी निशी के आंसू को पोंछा तो निशी से भी रहा नहीं गया और वो रोहान के सीने से जाकर जोर जोर से रोने लगती है और फिर रोते रोते बोलती है कि भाई गलती हो गई है मुझसे। नहीं, गलती नहीं, पाप हो गया है, पाप, बहुत बड़ा पाप हो गया है मुझसे, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए भाई, सच सच
आज कहती हूँ मैं, निर्भय की ज़्यादा गलती नहीं है, मेरी ही गलती है, सब कुछ मेरी ही गलती है, मुझे रोकना चाहिए था निर्भय को। भाई बहुत बड़ा पाप हो गया है मुझसे, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लीजिए भाई। माँ पापा को पता चलेगा तो शायद मुझे जान से ही मार देंगे, बहुत ज़्यादा मारेंगे, बहुत ज़्यादा पिटाई करेंगे। रोहान ने भी अपनी बाहें अपनी बहन पर लपेटी और फिर बोलता है कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, दिखाओ मुझे, मैं भी तो देखूं मैं मामा बनने वाला हूं या फिर नहीं। तो निशी ने भी अब प्रेगनेंसी किट अपनी मुट्ठी में और ज़्यादा कस के दबा ली थी और फिर रोहान को ये दिखाने वाली नहीं थी। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और साथ ही साथ शर्म भी आ रही थी खुद पर, उसे खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन अब रोहान ने ज़बरदस्ती निशी के हाथ से वो प्रेगनेंसी किट छीन ली और फिर उसने देखा तो उसमें डार्क पिंक कलर का 2 लाइन निशान आ रहा था। रोहान को थोड़ी सी टेंशन तो हो गई थी, लेकिन अगले ही पल उसने निशी के बालों को सहलाते हुए प्यार से कहा कि कुछ भी गलत नहीं किया है तुमने, कुछ भी गलत नहीं हुआ है, खुद को ऐसे गुनाहगार मत समझो निशी। अब ये बताओ कि शादी के लिए मना क्यों कर रही हो तुम, क्यों निर्भय से कह रही हो कि तुम शादी नहीं करोगी। निशी के आंसू और भी ज़्यादा तेज तेज बहने लगते हैं। वो बोलती है कि भाई मैं इतनी बड़ी गलती कर दी हूँ और फिर इतना बड़ा पाप कर दिया है मैंने, और आप मुझे डांटने के बजाय समझाने के लिए आए हो, मुझे मनाने के लिए आए हो। तो रोहान बोलता है कि मैंने कहा ना कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, कुछ भी गलत नहीं हुआ है, तुमने कोई गुनाह नहीं किया है। घर में सबको ये बात पता चल जाएगी तो फिर गलत जरूर हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि दोनों ही फैमिली के बीच में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो, किसी को भी ये बात पता चले उससे पहले ही तुम्हें निर्भय से शादी कर लेनी चाहिए निशी। निर्भय बहुत अच्छा लड़का है, बहुत प्यार करता है तुमसे, ये जो कुछ भी हुआ है ना सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग और गलती की वजह से हो गया है। वो इन सब की जिम्मेदारी अपने सिर पर आराम से ले रहा है ना। तो निशी भी रोते रोते बोलती है कि भाई अकेले निर्भय की गलती नहीं है, मेरी भी तो गलती है ना, मुझे भी तो समझाना चाहिए था निर्भय को, लेकिन मैं उस वक्त निर्भय की बातों में आ गई और फिर मैंने उसे रोका नहीं। आप निर्भय को गलत मत समझिएगा, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। रोहान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसने अपनी बहन के बालों को प्यार से सहलाते हुए फिर से कहा कि अच्छा जी, अभी से उसकी तरफदारी ली जा रही है, अभी से उसकी साइड ले रही हो तुम, क्या बात है। निशी के चेहरे पर भी हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर रोहान ने निशी को खुद से दूर किया और फिर उसके आंसुओं को पोंछते हुए उसे समझाते हुए बोलता है कि बस बस अब और नहीं रोना है तुम्हें, वैसे भी बहुत ज़्यादा रो लिया है तुमने, बहुत ही ज़्यादा दूर नहीं जा रही हो तुम, यहाँ से बस उछल कर प्रताप हाउस में ही तो आना है तुम्हें, और कल के लिए तैयारी कर लो तुम, आराम से शादी करते हैं तुम्हारी। अपने भाई पर थोड़ा सा तो विश्वास करो ना तुम, उसके बाद जहाँ पर तुम कहोगे ना वहाँ पर रिसेप्शन कर देंगे तुम्हारा। निशी रोते रोते बोलती है कि भाई ऐसे तो शादी नहीं करना चाहती थी मैं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, सोचा था बहुत ही डिसेंट तरीके से वेडिंग करूंगी, माँ होंगी पापा होंगे, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं होगा ना। ऐसे शादी करना कोई भी शादी नहीं होता है भाई, ऐसे शादी करना कोई शादी होता है क्या, सिर्फ मेरी ही गलती की वजह से, मेरे पाप की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। तो रोहान ने इस बार थोड़ा सा निशी को डांटते हुए कहा कि कह चुका हूँ ना, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, कोई भी पाप नहीं हुआ है, कोई भी गुनाह नहीं किया है तुमने, तुम निर्भय से प्यार करती हो और निर्भय तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता है, यही ना कि जो शादी के बाद होता है वो पहले ही हो गया है तुम दोनों के बीच में, बस और क्या हो गया है तुमने, और कौन सी गलती कर दी है, लेकिन अब तो शादी हो जाएगी ना फिर। देखो मुझे ना बड़ी बड़ी बातें करनी तो नहीं आती है निशी, मुझे बस इतना पता है कि मैं दोनों ही परिवारों के बीच में लड़ाई नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि दोनों ही परिवारों के बीच में कोई भी रिश्ता खराब हो, और इसीलिए शादी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ बातों को समझने की कोशिश करो निशी, अगर घर में ये बात किसी को भी पता चल गया ना तो फिर बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा, और फिर अभी मुझे अरमान से भी तो बात करनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर आप मेरी बातों को अच्छे से ध्यान से सुनो, कल तुम्हारी और निर्भय की शादी है और फिर अपनी शादी इंजॉय करो, समझे तुम, ये रोना धोना बंद करो और अपने आप को खुश रखो, कुछ भी गलत नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं, समझे तुम, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है तो तुम्हें डर क्यों लग रहा है, किस बात के लिए डर रही हो तुम। निशी अब थोड़ा सा समझ गई थी, रोहान की बातों से उसे अब थोड़ी सी राहत की सांस मिली थी, उसने भी अपने आंसुओं को पोंछा और फिर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। इतने में ही बालकनी से निर्भय उस कमरे में आ जाता है और फिर निर्भय ने जैसे ही रोहान को वहां पर देखा वो जल्दी से वापस जाने लगता है, लेकिन रोहान ने हल्के से गुस्से में कहा कि साले चुपचाप से यहाँ पर आ जा, समझा, तू ज़्यादा स्मार्ट मत बन, समझा, चुपचाप से कमरे के अंदर आ, तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती है क्या, कितनी बार कहा है मैंने तुझे कि यहाँ पर मत आया कर, मत आया कर, मगर फिर भी मुँह उठा कर आ जाता है, तू क्यों आता है मेरी बहन के कमरे में बार बार, तेरी ही वजह से ये सारे कांड हुए हैं, समझा। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। क्या रोहान करवा पाएगा निर्भय और निशी की शादी, और निशी और निर्भय की शादी का सच जब घर वालों को पता चलेगा तो क्या करेगी वानर सेना और शोभित, ये सारी चीजें पता चलेंगी नेक्स्ट पार्ट।